एक्सरसाइज 3.5 के से पूर्व हमको उसमें जो विधि है, वज्र गुणन विधि है, उसके बारे में आपको उसकी बेसिक्स नॉलेज आपको दी जा रही है। देखो बेटा, जो वज्र गुणन विधि है या विलोपन विधि है या प्रतिस्थापन विधि है, सभी से हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हल करते हैं। अब सही औचित्य जो है ना, मतलब दो चर में रैखिक समीकरण, वो सही फॉर्म ये होती है उसकी। जबकि हमने पीछे देखा था प्रतिस्थापन विधि में, विलोपन विधि में हमें इसको बिल्कुल इस तरह बराबर जीरो लिखने की जरूरत नहीं पड़ी थी, ठीक है, क्योंकि हमें उसको हल करते वक्त बराबर में जीरो नहीं, बराबर में कुछ रखना पड़ता था, उसको ले जाना पड़ता था। इस वजह से उनको हमें बदलने की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ी। परंतु वज्र गुणज विधि में हमें इसको बिल्कुल सही फॉर्म में लिखना होगा। यदि हमें कोई इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं दी होगी, बराबर में कुछ दिया होगा, तो हमें उसको सही फॉर्म में इस तरह लिखना पड़ेगा। पहले तो जो कांस्टेंट है, यदि परली तरफ दे रखा है, जीरो के स्थान पे है, तो उसको इस तरफ लाना पड़ेगा, परली तरफ जीरो करना पड़ेगा। और आपको मैंने बताया था एक्स के जो गुणांक होते हैं युग्म के अंदर, पहली समीकरण का एक्स का गुणांक a1 होता है, दूसरी समीकरण का एक्स का गुणांक a2 होता है। इसी प्रकार y का जो पहली समीकरण का गुणांक b1 होता है और दूसरी समीकरण का y का गुणांक b2 होता है। और पहली समीकरण का जो स्थिरांक है, जिसमें चर नहीं होता, वो c1 होता है, और दूसरी समीकरण क्या होता है, c2 होता है। समझ में आएगी? तो बेटा इसमें क्या होता है, देखो हम दो चर में रैखिक समीकरण के हल निकालते हैं, तो उसके एक्स वाई इस प्रकार लिखते हैं इसमें वज्र गुणज विधि में, एक्स वाई और 1। एक्स के बाईं तरफ b1 b2 और दाईं तरफ c1 c2, ठीक है जी, ये एक्स इनके बीच में होगा। इसी प्रकार y जो है c1 c2 और a1 a2 के बीच में होगा यहाँ ऊपर। इसी प्रकार जो a1 है, a है या a, ठीक है, वो a1 a2 और b1 b2 के बीच में होगा। सीधा तरीका बताता हूँ आपको लिखने का, x लिख लो, y लिख लो, 1 लिख लो ऊपर, ठीक है, थोड़े खुले खुले। x के दाईं तरफ से शुरू हो जाओ, हर जो आंकड़ा लिखेंगे बीच में लिखेंगे इन सब के, ठीक है जी, या तो बाहर की तरफ लिखेंगे या बीच में आएगा। देखो x का क्या, पहले b से शुरू कर दो, b c, इसमें 3 है, 3 चीज़ें हैं a b c, तो आप b से शुरू कर दो, b1 b2 c1 c2, फिर वापस आ जाओ a1 a2 b1 b2, ठीक है जी। हमें x इसको हल करते हैं तो x बटे में ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि b1 इंटू में c2, b1 c2, इन दोनों की गुणा में से इन दोनों की गुणा को घटाते हैं, यानी कि b2 c1 की, यानी x बटे में होगा b1 c2 माइनस b2 c1। इसी प्रकार y के बटे में लिखते हैं हल में, ये c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक है जी, c1 a2 माइनस c2 a1। इसी प्रकार 1 के बटे में लिखते हैं, 1 का क्या होगा, a1 a2 a1 b2 माइनस a2 b1, 1 बटे में, ठीक है जी। अब आप इसका हल करोगे बेटा, तो इन दोनों को बराबर रख के, क्योंकि तीनों बराबर हैं, ये वाला हल और ये वाला हल और ये वाला हल, बीच में क्या है, बराबर के निशान है, इसका मतलब तीनों बराबर हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तीनों आपस में बराबर हैं, तो हम इसको और इसको बराबर रखते हैं। एक्स का मान निकालते हैं ना, जब x का मान निकालना, तो इसको और स्थिरांक वाले मान को बराबर, एक वाले मान को बराबर रखते हैं। तो इन दोनों को बराबर रखेंगे, ये बराबर है इसके, तो देखो ये भाग में है, x की वैल्यू निकालेंगे तो इसको ऊपर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ, ठीक है जी। ये क्या रह जाएगा नीचे, a1 b2 माइनस a2 b1, इससे x की वैल्यू निकल जाएगी। जब हमें y की वैल्यू निकालते हैं तो इन दोनों को बराबर रखते हैं, इन दोनों को बराबर रखते हैं, तो ये क्या होगा, भाग में है तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है जी, समझ में आएगी बात। तो क्या हो जाएगा, y बराबर c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। या तो आप सीधा फार्मूला ये याद कर लो, ये याद नहीं होता तो आपको ये तरीका सीधा याद कर लो, मैं आपको बताया था। आप अल्फ़ाबेट b से शुरू करो, b c a, उन्हीं में रिपीट होगा b c a b, जैसे b फिर c फिर a, खत्म हो गया ना। अब वापस कहाँ होंगे, b पर, इसी प्रकार यहाँ पर करोगे b c a b, पहले b वाले फिर c वाले फिर a वाले, वापस फिर रिपीट हो जाएगा b वाले, जैसे हम सर्कल में घूमते उसी प्रकार है, ठीक है जी। आपको मैंने बताया x बटे में ऊपर वाले से नीचे वाला गुणा, बाईं तरफ से जो ऊपर है उसको दाईं तरफ के नीचे वाले से गुणा करके हम घटाएंगे किसका, बाईं तरफ के नीचे वाले से को दाईं तरफ से ऊपर वाले से गुणा करके घटाएंगे जी, ऐसे
ये गुणा घटा ये गुणा, फिर y बटे में ये गुणा घटा ये गुणा, ठीक है जी, फिर 1 बटे में ये गुणा, ठीक है, घटा में ये गुणा, फिर आप इसकी वैल्यू रख लो बराबर। जब x की वैल्यू निकालोगे तो इन दोनों को बराबर रखोगे, y की निकालोगे तो इन दोनों को बराबर। ये हर प्रकार के सवाल में यूज होगा बार बार। और यदि आप फार्मूला सीधा याद कर सकते हो तो ये याद कर लेना, ठीक है जी। अब हमारे पास एक्सरसाइज 3.5 है, ठीक है जी। हम सवाल नंबर 1 करते हैं। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। देखो बेटा, हम पिछली एक्सरसाइजों में कर चुके हैं सवाल। रैखिक समीकरण युग्मों के हल संभव है या नहीं है, या एक अद्वितीय हल है, या अनेक अद्वितीय हल है, या कोई हल नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें हमने करी थी। किससे? हमने क्या कराया था, जो है ना x और y और स्थिरांकों के जो अनुपात निकाले थे उस हिसाब से। तो पहले तो हमें एग्जैक्ट करना है कि इनके हल संभव है या नहीं। मैं आपको फिर रिपीट करा रहा हूँ आपको। हमने किया था कि a1 बटे a2 निकाला था, और b1 बटे b2 निकाला था, और c1 बटे c2 निकाला था जी, ठीक है जी। जब मैंने बताया था ये दोनों बराबर नहीं आते, जब a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो मैंने आपको बताया था सिर्फ आगे कुछ नहीं देखना बराबर है या नहीं है। तो इस स्थिति में देखना एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है जी। पहली बात, एक अद्वितीय हल कब होगा? जब रेखाएं, जब हम इनसे ग्राफ निरूपित करेंगे, रेखा निरूपित करेंगे, तो वो एक बिंदु पर काटेंगी, तो एक हल होगा। दूसरा मैंने बताया था जब a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, ठीक है जी, और ये बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो आप कहोगे कोई हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि रेखाएं कैसी होंगी? समानांतर होगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। समानांतर रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती, ठीक है जी। तो कोई भी हल नहीं होगा। जब तीनों अनुपात बराबर आ जाए, मैंने बताया था आपको, b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो इस प्रकार अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, से अनेक हल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि रेखाएं क्या होंगी? संपाती होगी, यानी कि एक रेखा दूसरी रेखा पर यूं की यूं उसी पर होगी, एक लाइन दूसरी लाइन को ओवरलैप करती होगी, ढकती होगी यूं की यूं। समझ में आएगी बात? उनके x वाले मान, उनके y वाले मान समान होंगे कहीं ना कहीं, सारी जगह, ठीक है जी। और जब वो एक रेखा दूसरी रेखा पर ही खींची जा रही है, तो वो कितनी जगह मिल रही है? अपरिमित, तो अनेक जगह उनके बिंदु, कॉमन बिंदु ग्राफ के ऊपर देखोगे तो अनेक हल होंगे जी। तो इस हिसाब से हमें देखना है, पहले देखना है कि हल है या नहीं, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। देखो, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक हल अद्वितीय रूप से, यहाँ लिखना अद्वितीय रूप से, ठीक है। अपरिमित रूप से अद्वितीय हल हैं, अनेक हल हैं, या अद्वितीय अनेक हल हैं, लिख दो, ठीक है जी। तो जब हल संभव है, इन दोनों स्थिति में हल संभव है तो हल निकाल लेंगे, इस स्थिति में हल संभव नहीं है तो हल वहीं रुक जाएगा सवाल। समझ में आ गई बात? तो देखो बेटा, पहले करते हैं हम। देखो a1, देखो आपको मैंने बताया था पहले समीकरण का x का गुणांक। अब आप समझदार हो जाओ खुद भी। a1 क्या है यहाँ पर 1, a2 क्या है 3, b1 क्या है -3, b2 क्या है -9, c1 क्या है -3, ठीक है जी, c2 क्या है -2। निकालो a1 बटा a2 1 बटा 3, ठीक है जी, b1 बटा b2 -3 बटे 9, -3 बटे 9 आप निकालोगे, देखो, ठीक है जी। निकालो, क्या हो जाएगा? -1 बटा 3 आएगा जी। अब आप c1 बटा c2 निकालो तो निकाल लो, कोई बात नहीं, c1 बटा c2 पर हमारा हल यही निकल गया। देखो, हमें यही पता लग गया एक हल होगा, c1 बटा c2 -3 बटे 2, -2, यह जगह 3 बटे 2। अब लिख देंगे a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, अतः दी गई रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय रूप से अनेक हल होंगे। हल होंगे, हल निकालना है जी।
हल होंगे तो हल निकालना है। मैंने क्या बताया था उसी प्रकार x लिखो, y लिखो, 1 लिखो। अब यहाँ से शुरू करेंगे b1 b2। हाँ जी देखो b1 क्या है -3, b2 कितना है -9, -3 -9। फिर c1 c2 ठीक है जी -3 -2 -3 -2। फिर a1 a2 1 और 3 1 और 3। फिर वापस b1 b2 -3 -9। इन दोनों की गुणा x बटे में क्या हो जाएगा, x बटे में होगा इन दोनों की गुणा, -3 और -2 गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा +6। फिर इसमें से घटाना है किसको, इन दोनों की गुणा में को, -9 गुणा -3 प्लस के 27 हो जाएंगे बराबर। इसी प्रकार y बटे में, हाँ जी अब इन दोनों की गुणा में से इन दोनों की गुणा घटानी है, इन दोनों की गुणा कितना हो जाएगी -9, उसमें से घटानी है इसलिए घटा कितना -2 एकम -2। इस प्रकार लिखेंगे 1 बटे में, ठीक है जी। इसी प्रकार ये लिखेंगे जी इन दोनों की गुणा -9 में से घटाना है इन दोनों की गुणा कितना -9। समझ में आएगी बात या नहीं आई। अब देखो बेटा इसको हम जब करें आगे तो अब देखो इसको x बटे में इसको हल कर लो, कितना देगा -21। y बटे में अब देखो 9, ये बाहर माइनस है, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा प्लस के 2। 1 बटे में -9, ये भी क्या हो जाएगा माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा जी, ठीक है जी। क्या हो जाएगा x बटे में -21 इज इक्वल टू y बटे में 9/2, यानी कितना देगा 9/2 कितना होता है 11, ठीक है जी, बराबर 1/9 + 9 दोनों अलग अलग साइन है, घटेंगे बराबर में से बराबर घट गया 0। समझ में आई। अब देखो बेटा जब इसको हम हल करते हैं, अब देखो यहाँ बात देखो, एक्सरसाइज 3.5 सवाल नंबर 1, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में, अद्वितीय हल कब होगा जब एक हल होगा, ठीक है जी। कहता है अद्वितीय हल होगा या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है जी। उसे वज्र गुणज विधि से ज्ञात कीजिए। यदि हल संभव है, सीधी सी बात है, दी गई रैखिक समीकरण युग्मों के यदि हल संभव है तो हल ज्ञात करने जी, किसी विधि से वज्र गुणज विधि से हल निकालने हैं। अब सबसे पहले देखो बेटा हमें रैखिक समीकरण, अच्छा एक बात देखो मैं आपको बताता हूँ, रैखिक समीकरण वज्र गुणज विधि से हमें उसका हल निकालना है तो रैखिक समीकरण का शुद्ध रूप होना चाहिए, यानी कि a1x + b1y + c1 = 0। इसी प्रकार a2x + b2y + c2 = 0। इस रूप में देखो, इस रूप में होनी चाहिए, बराबर 0 होना चाहिए उसके। यदि आपका चित्रांक उधर है तो आपको इधर ले आना पड़ेगा, जैसे c1 उधर है, उधर 0 नहीं है तो उसको इधर ले आना पड़ेगा, उधर 0 करना पड़ेगा, तब हम इस सूत्र को, इस वज्र गुणज विधि को सही रूप से लागू कर पाएंगे, ठीक है जी। अब देखो इधर में इसमें तो पहले दे रखा है बराबर 0 दे रखा है, इसलिए हमें इसको ले आने की जरूरत नहीं। अब देखो इसको इससे तुलना करके देखो, a1 क्या हो गया, x का गुणांक a1 होता है पहली समीकरण का 1, a2 क्या हो जाएगा देखो 3, b1 क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है ना, ये क्या है -3 आएगा, b2 क्या है -9, c1 क्या है -3, c2 क्या है -2, ठीक है जी। अब देखो सबसे पहले हमें इसका ये ज्ञात करने के लिए कि इसका कोई एक हल है या अपरिमित, इसका कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसको ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि इनके दी गई रैखिक समीकरण युग्म के जो चर वाले पद हैं x, y और जो स्थिरांक वाला पद है उनके अनुपात निकाल लेते हैं, ठीक है जी। a1 और a2 का अनुपात, b1 और b2 का अनुपात और c1 c2 का अनुपात निकालते पहले निकालो बेटा, a1 बटा a2 निकाल लो 1/3, ठीक है जी, कोमा निकालो, फिर b1 बटा b2 निकालोगे -3 बटा -9 कितना आ जाएगा 1/3, क्योंकि माइनस से माइनस डिवाइड हो गया, ठीक है, 3 एकम 3 3 तीनों। इसी प्रकार c1 बटा c2 निकाल लो -3 बटे -9,
अब देखो मैंने आपको बताया था A1/A2 बराबर है B1/B2 के, ठीक है। यदि वो बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के, तो कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इसलिए दी गई रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, ठीक है जी। ये हमारा आंसर बन जाएगा जी। हल कब होता, जब A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2 के, तो एक अद्वितीय हल होता, और A1/A2 बराबर होता B1/B2 के, और वो बराबर भी होता किसके, C1/C2, यानी तीनों अनुपात बराबर होते, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते।